आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उनकी कंडक्टिविटी को लेकर होता है। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं, ये मैंने एक सिंपल पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है और इसमें ये जो नीचे ये जो लिखा हुआ है ये कंडक्टिविटी लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है कंडक्टर्स की, सबसे कम कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है इंसुलेटर्स की, और बीच में क्या पड़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स की होती है और सबसे कम जो होती है वो इंसुलेटर्स की, और इन बिटवीन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे ऊपर जो मैंने लिखा है, ऊपर लिखी है मैंने रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁻18 के ऑर्डर की, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत कम है, 10⁻⁸ के ऑर्डर की। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उस रीजन में रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उन इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कहीं बीच में होती है, और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स में, तो बेसिक डिफरेंस ये है उनकी कंडक्टिविटी को लेकर, उनकी रेजिस्टिविटी को लेकर। ठीक है, लेकिन जैसा कि इस पिक्चर में इन्होंने एकदम क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि इससे इस पॉइंट के बाद, कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद इस तरफ कंडक्टर्स हैं और इस तरफ सेमीकंडक्टर्स हैं। जैसा कि ये पॉइंट डिफाइन कर रखा है कि इस पॉइंट के इस तरफ इंसुलेटर हैं और इस तरफ सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा डिवीजन नहीं होता, एकदम परफेक्ट डिवीजन नहीं होता, एक्चुअली वो ओवरलैपिंग रीजन होता है। ठीक है, तो वो जो ओवरलैपिंग रीजन है वो नेक्स्ट पिक्चर लगाई हुई उसमें ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो कुछ ऐसा कुछ रिलेशन होता है कि ये आपके मेटल्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं, ये इन बिटवीन सेमीकंडक्टर्स हैं और ये इंसुलेटर्स हैं, और बहुत सारा रीजन इनका ओवरलैपिंग रीजन है। आप अगर ये वाला पार्ट देखो तो ये वाला जो पार्ट है वो ओवरलैपिंग पार्ट है, इसमें सेमीकंडक्टर्स भी हैं, कुछ मेटल्स भी हैं। ऐसे ही इधर भी ये ओवरलैपिंग पार्ट है, इसमें कुछ सेमीकंडक्टर्स भी हैं और कुछ इंसुलेटर्स भी हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको डिफाइन करोगे, इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को, तो बहुत सारा रीजन ऐसा होगा जो ओवरलैपिंग रीजन होगा। ठीक है, तो जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, उन्होंने जो डिफाइन किया है तो कुछ ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स। तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी आती है, ठीक है, लो रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर की होती है मेटल्स के लिए, तो वो आती है आपकी 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻2 ओम इंटू मीटर, इस ऑर्डर की होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर हम कंडक्टिविटी देखेंगे मेटल्स की, तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता होगा जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी आएगी तो वो किस ऑर्डर की आएगी, तो वो आएगी आपकी 10⁻2 से लेकर 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को महो भी कहते हैं, और ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 10⁻⁻8 को रिवर्स करेंगे तो 10⁻8 मिल जाएगा, और 10⁻2 को रिवर्स करेंगे तो 10⁻2 मिल जाएगा। ठीक है, कम वैल्यू 10⁻2 है और ज़्यादा वैल्यू 10⁻8 है, तो मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है इसको। ठीक है, तो ये है मेटल्स के लिए। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो जो सेमीकंडक्टर्स के लिए वैल्यूज़ हैं, तो जो सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी है तो वो आपकी आती है 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम इंटू मीटर तक, और जो कंडक्टिविटी आती है वो आपकी आती है, इसका रिवर्स कर देंगे तो 10⁻⁻6 से 10⁻5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम को क्या देते हैं महो इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, अब आप इसमें ज़रा ढंग से देखो, अगर हम कंडक्टिविटी को लेके देखें तो ओवरलैपिंग का रीजन है। जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, अगर एक लाइन पे ड्रॉ करें तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻6 से 10⁻5 तक है कंडक्टिविटी, सिग्मा ड्रॉ कर रहे हैं इस पर। तो इस रीजन में ये जो रीजन है ये सेमीकंडक्टर्स का रीजन है। ठीक है, अगर आप मेटल्स के लिए देखो तो जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻2 से 10⁻8 है, तो 10⁻2 कहाँ मिलेगा आपको, 10⁻2 का यहाँ मिलेगा, ये 10⁻2 होगा, से लेकर कहाँ तक है वो 10⁻8 तक। ठीक है, तो ये जो रीजन है कंडक्टिविटी का ये है आपका मेटल्स के लिए। तो आप इसमें देखो ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ये वाला रीजन जो इसमें
ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये जो रीजन है वो आपका था सेमीकंडक्टर्स के लिए 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁵ तक, ठीक है। और जो मेटल्स के लिए है रीजन वो 10⁻² से 10⁻8 तक है। तो ये 10⁻² से लेकर 10⁻5 तक का रीजन ये ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये अच्छे से ड्रॉ किया है इन्होंने कि सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स के बीच में ओवरलैपिंग रीजन, वैसे ही ओवरलैपिंग रीजन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के भी बीच में होता है। एकदम कोई परफेक्ट डिवाइडिंग लाइन नहीं है कि आपने ये लाइन खींच दी कि ये लाइन है, इसके इधर इंसुलेटर और इसके इस तरफ क्या होंगे सेमीकंडक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग रीजन है। तो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए वैल्यूज़ हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स के लिए। तो इंसुलेटर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो आती है आपकी 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम इंटू मीटर तक, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होगी वो इसका इन्वर्स हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है इंसुलेटर्स की, तो वो हो जाएगी 10⁻⁻19 से लेकर 10⁻11 महो। ओम इन्वर्स महो को सीमेंस भी कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंस इंटू मीटर इन्वर्स, ठीक है। ओम का इन्वर्स जो होता है महो, और महो को भी और क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर के लिए रेंज है आपकी, क्लियर। अब पढ़ते हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, यही बेस है। तो ऐसा होता है जब फ्री एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होते हैं। जैसा कि हमने बोहर थ्योरी में पढ़ा था, तो जब हाइड्रोजन एटम होता है तो हाइड्रोजन एटम के वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। जो n=1 जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है n=1, और उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एनर्जी लेवल होगा तो वो होता है n=2, ऐसे ही थर्ड एनर्जी लेवल होता है n=3, और ऐसे ही एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। और हर एनर्जी लेवल की एक वेल डिफाइंड एनर्जी होती है, क्लियर। लेकिन होता क्या है, ये तो ठीक है जब लेकिन ये वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स तब होते हैं जब जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, जैसा कि गैसेस स्टेट्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जो एक एटम है वो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स में एटम्स काफ़ी पास होते हैं, ठीक है। और पास होने की वजह से ये जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको वो मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको ढंग से समझना है। जब ये सारे एटम्स फ्री थे, अलग अलग एटम्स थे, तो इनके वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स थे। फिर अगर हम सॉलिड, तो गैसेज में जो एटम्स होते हैं उनके वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो एटम्स हैं इनके जो आउटर एनर्जी शेल्स हैं, ढंग समझना है, ठीक है। जैसे मान लिया n=1 है, n=2 है, n=3 है, ऐसे 3 होगा, ऐसे n=4 होगा। मान लिया अगर 4 तक है, मान लिया, ठीक है। तो जब ये एटम पास आएंगे तो इनके जो इनर एनर्जी लेवल्स हैं उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आउटर एनर्जी लेवल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ठीक है, सिलिकॉन है और उसमें 14 उसका Z होता है, तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6, ये कितने हुए 6 और 4 10, 4 बचे, 3s2 और 3p2, ठीक है। तो आप जरा ढंग से देखना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो जब सिलिकॉन के अगर हम सॉलिड की बात करेंगे जिसमें ये एटम्स पास होंगे, तो जो इनर एनर्जी लेवल्स हैं उनमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो आउटर एनर्जी लेवल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। अब कैसे मॉडिफाई होते हैं वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपको फिर से ढंग से समझना है, इसको लिख भी लेना आपको अपनी नोटबुक में। इन ए सिंगल फ्री एटम electrons have well defined energy levels, but in a solid there are many atoms, each atom is surrounded by neighboring atoms, ठीक है, क्लियर है ये। जब सिंगल फ्री एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। 1s2 का एनर्जी लेवल अलग हुआ, 2s2 का एनर्जी लेवल अलग हुआ, 2p6 का एनर्जी लेवल अलग हुआ, इनके वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबसे कम जो एनर्जी होती है वो 1s2 की होती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो शेल्स में और ऊपर बढ़ते जाते हो, एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज करते जाते हैं, एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो जब फ्री एटम होता है तो उसमें वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है।
लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, देयर आर मैनी एटम्स, ईच एटम इज सराउंडेड बाई नेबरिंग एटम्स, ठीक है। ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम गेट मॉडिफाइड, ठीक है। और इस सराउंडिंग की वजह से, इस इंटरेक्शन की वजह से, जब एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि ये एटम्स है, मान लिया ये एटम है, उसके पास ये वाला एटम है, उसके पास ये वाला एटम है, फिर ये एटम है, ऐसे नीचे भी एटम्स होंगे, साइड में भी एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये जो एटम है, इस पे इन सब का इंटरेक्शन की वजह से इसके जो आउटर मोस्ट शेल के जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गेट मॉडिफाइड, ठीक है। This modification is not appreciable in the case of electrons of inner shell, but it is considerable for the outermost shells, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ने सिलिकॉन का लिखा है, तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ एनर्जी लेवल्स का, ये जो इनर शेल्स हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये आपकी सेकंड शेल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आउटर शेल है, इसके एनर्जी लेवल्स में अप्रिशिएबल चेंज हो जाएगा, क्लियर, कंसिडरेबल चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो आपको ढंग से समझना है कि ये जो एनर्जी लेवल्स स्प्लिट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, एनर्जी लेवल्स का मॉडिफिकेशन, वो ढंग से देखना आप जरा। इसमें देखो, ये एक ग्राफ है, तो इसमें हम सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं, Si, और उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता है, पहले भी लिखा है, तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2 एंड देन 3p2, ठीक है। तो वही है, और इसमें सबसे कम एनर्जी होगी 1s2 की, फिर 2s2 की, फिर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। तो ये ग्राफ है एक, ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है 1s2, ये है 2s2, ये है 2p6, ये है 3s2 और ये 3p2, ठीक है। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे कम एनर्जी 1s2 की है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखो, इस रीजन में अगर आप देखो, डी वाले रीजन में, जैसा कि यहाँ पे डी लिखा है, अगर आप डी वाले रीजन में देखोगे तो डी वाले रीजन में ये सारे एटम्स गैसियस स्टेट में, मतलब एटम्स इतनी ज़्यादा दूर हैं कि एक एटम का दूसरे एटम पे कोई इफेक्ट नहीं है, एक एटम का दूसरे एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जब कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं, ये 1s2 की, ये 1s की एनर्जी है, ये 2s की एनर्जी है, ये 2p की एनर्जी है, ये 3s की एनर्जी है और 3p की एनर्जी है, ये, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये है, इस पे है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और फिर देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करनी शुरू कर दी, तो अगर आप देखोगे तो ये जो 2p, ये जो 3p है और ये जो 3c है, ये यहाँ पे स्प्लिट हो गए, ठीक है। पहले तो ये सारे वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स थे ऐसे, ये था आपका 1s, ये था आपका 2s, ये था आपका 2p, ये था आपका 3s और ये था आपका 3p, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स थे। और जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करते जा रहे हैं, ठीक है, ये जो 3p था ये स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, और ये जो 3s था वो भी स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, ठीक है। और फिर कुछ और अगर आप थोड़ी और डिस्टेंस कम करोगे, जैसे आप b की बात करें, तो b पे आके ये 2 एनर्जी लेवल्स जो थे वो मर्ज कर गए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ ऐसे हो गया है, ये तो यहाँ बेंड हो गए हैं और ये इधर निकल गए, यानी ये दोनों एनर्जी लेवल्स जो अलग अलग थे वो अब क्या हो गए हैं, अब यहाँ पे मर्ज हो गए हैं। आप इसमें देखो तो ये एनर्जी लेवल ये आया था आपका 3, ये जो एनर्जी लेवल था वो था आपका 3p, और ये जो एनर्जी लेवल था वो आपका 3s, और ये दोनों स्प्लिट हो गए थे, बैंड की फॉर्म में आ गए थे। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है, अब ये पूरी बैंड बन गई और दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है। यानी इस रीजन में अगर आप बी वाले रीजन में हो, तो बी वाले रीजन में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 3s में और कौन सा इलेक्ट्रॉन 3p में, क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल्स क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करोगे, अगर आप ए तक पहुंचोगे, तो ये फिर से 2 डिफरेंट बैंड्स में फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। एक बैंड ये नीचे बन गई है और एक बैंड ये ऊपर बन गई है, और बीच में कुछ एनर्जी गैप आ गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये बैंड ऊपर चली गई आपकी, एक बैंड ये ऊपर बन गई है, इसमें कुछ ऐसे हुआ है, एक ये नीचे बैंड बन गई है एनर्जी लेवल्स की, और एक बैंड ये ऊपर बन गई एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। जो 3s और 3p ये जो वेल डिफाइंड थे वो दोनों मर्ज हो गए, और मर्ज होने के बाद फिर से सेपरेट हुए हैं। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा 3s है कौन सा 3p है, बस ये 2 बैंड्स में सेपरेट हो गए, एक बैंड ये बन गई है और एक बैंड ये बन गई है, और उनके बीच में कुछ गैप भी आ गया, ठीक है। तो ये जो ए है यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे, ये जो ए है, तो ये होती है आपकी एक्चुअल स्पेसिंग।
ये जो ए वाली स्पेसिंग है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये डी वाली स्पेसिंग तब होती है जब एटम्स आपके गैसेस स्टेट में होते हैं, और ए वाली स्पेसिंग तब होती है जब आपके एटम्स आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये है आपकी एक्चुअल स्पेसिंग। तो एक्चुअल स्पेसिंग में अगर आप देखोगे तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल की जो एनर्जी है 3s और 3p की, ये दोनों मर्ज हुई और मर्ज होकर फिर से सेपरेट हुई हैं, लेकिन अब दो बैंड्स में सेपरेट हुई हैं, एक बैंड ऊपर बनी है और एक बैंड नीचे बनी है। क्लियर? मेरे पास कुछ और पिक्चर्स हैं, उनकी हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें आप इस तरफ लिखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और इस तरफ लिखिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, तो अब जरा देखो, और फिर इसमें हेडिंग पड़ा हुआ है द स्प्लिटिंग ऑफ एन एनर्जी स्टेट इनटू ए बैंड ऑफ अलाउड एनर्जी। ठीक है, अब इसमें आप देखो जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन काफ़ी लार्ज है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में इंटर एटॉमिक सेपरेशन काफ़ी लार्ज है, तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो एक स्पेसिफाइड एनर्जी है, एक वेल डिफाइंड एनर्जी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होती जाती है, अब जो इलेक्ट्रॉन की एक जो एनर्जी है वो अब एक वेल डिफाइंड एनर्जी नहीं रही है, वो एक बैंड में ब्रेक हो गई। ये भी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, ये भी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो, ये पूरी बैंड है। इस पूरे बैंड पे जितनी भी एनर्जी आ सकती है वो सारी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं जिसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, एटम्स अपने पास पास होते हैं, तो उन एटम्स के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो फिर वेल डिफाइंड नहीं रह जाती है, वो एनर्जी एक बैंड में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं। क्लियर? जैसा कि सेकंड डायग्राम में आपको देखना है, इसमें जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ये जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी है E1, और जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी है E2। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होती जा रही है, ये जो E1 एक वेल डिफाइंड एनर्जी थी वो स्प्लिट होना शुरू हो गई। मतलब ऐसे मानो कि अगर एक ब्लॉक है और उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ऐसे सॉलिड है ये, तो इसमें से कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो स्प्लिट हो गए। इस स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ये मिलेगी, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ये मिलेगी, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ये मिलेगी। ठीक है, यानी कुछ एटम्स की तो एनर्जी ज़्यादा हो रही है और कुछ एटम्स की एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, तो ये पूरी बैंड मिलेगी। ठीक है, ऐसे ये जो नीचे वाली E2 है वो भी स्प्लिट हो गई है। ठीक है, और कुछ रीजन के लिए ये दोनों बैंड्स मर्ज कर जाती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी का, कौन सा इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी का। लेकिन जब हम एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे पहुंचते हैं तब सिचुएशन कुछ और ही होती है। तो इस एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो E1 और E2 थे, ये दोनों मर्ज हुए और फिर से सेपरेट हुए। ठीक है, लेकिन अब भी आप ये नहीं कह सकते कौन सा E1 है कौन सा E2 है, दो अलग अलग बैंड्स में सेपरेट हो गए हैं। एक बैंड ये ऊपर है, दूसरी बैंड ये नीचे, और बीच में कुछ एनर्जी गैप है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली बैंड है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये जो बैंड है ऊपर वाली बैंड है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और ये जो नीचे वाली बैंड है इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। और इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है इसको हम Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ बनाया गया Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? और ये जो थर्ड पिक्चर मैंने लगाई है वो कार्बन के लिए, आपको शायद दिखने में थोड़ी मुश्किल होगी, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कार्बन एटम लिखा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन एटम के लिए, और कार्बन एटम में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आएगा 1s2, 2s2, देन 2p2। क्लियर? तो कुछ ऐसे है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में रहते हैं। ठीक है, तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो पहले तो इनकी वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट थी, और फिर जैसे जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम हुआ ये दोनों स्प्लिट्स हो गई डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, फिर ये मर्ज हो गए और फिर से ये अलग अलग बन गए बैंड्स। जो ऊपर वाला बैंड है इसको कहते हैं हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जो नीचे वाला बैंड है इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड, और उनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, इसके बीच में इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड and the conduction band is called forbidden energy gap. The energy gap between balance band and the conduction band is called forbidden energy gap. और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं Eg से। क्लियर? Eg। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब एटम्स सेपरेट होते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं, और जब वो पास आने लगते हैं जैसे कि सॉलिड्स में होता है तो उनकी जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स हैं वो मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर फाइनली जब एक्चुअल हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली वो मर्ज होकर 2 बैंड्स में स्प्लिट हो जाते हैं। और ये जो बैंड होती है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये जो आपकी बैंड है
इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और ये जो बैंड है एनर्जी बैंड, इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। और इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और उनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है इसको लिखते हैं हम डेल्टा ईजी या ईजी से, और ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होगा या फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा, यहाँ बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता है, इसलिए इसको फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के फ्लो के लिए, हीट के कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए वही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि कंडक्शन बैंड में होते हैं। जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो अपने करस्पॉन्डिंग एटम के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, तो आप ढंग से समझो, ये जो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, वो मेटल के अंदर सॉलिड के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी दी तो वो वैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड के लिए। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो कितनी मिनिमम एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाए, तो वो जो एनर्जी गैप है उसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है अब आपके सामने, ये बेसिक डायग्राम है आपके सामने, और इससे आपको क्लियर होगा कि बेसिक डिफरेंस इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स में क्या होता है। ठीक है, तो आप ढंग से देखो, इंसुलेटर्स की बात करें तो ये आपका बैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, और उनके बीच में ये फॉरबिडन बैंड होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इंसुलेटर्स के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि नॉर्मल अगर आप रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे तो उस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है कि वो बैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करा सके। ठीक है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इंसुलेटर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करा पाते क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इंसुलेटर्स के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन बैंड में। इसलिए मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके बैलेंस बैंड में मिलते हैं, और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट अगर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। ठीक है, इसलिए कोई हीट या कोई करंट फ्लो नहीं हो पाती। ठीक है, जबकि कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, कंडक्टर्स के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एकदम ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, कोई एनर्जी गैप नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके बैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि ये दोनों बैंड क्या है, आपस में ओवरलैप। ठीक है, इसलिए कंडक्टर के केस में अगर आपने कोई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है तो उस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो बैंड है, दोनों बैंड वो एकदम क्या है, ओवरलैप्ड है। क्लियर? और सेमीकंडक्टर्स के केस में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये जो फॉरबिडन बैंड है ना, वो बहुत बड़ा होता है, ना एकदम ओवरलैप्ड होते हैं, एक कुछ बीच में होता है वो। ठीक है, ना ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ना इतना कम होता है कि ओवरलैप्ड हो, और वो एनर्जी गैप कितना होता है, तो वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो जो लाइन आपने बनाई हुई है, वैसे तो कोई बारीक लाइन नहीं होती इनके बीच में डिफरेंस की, लेकिन जो लाइन बनाई हुई है वो लाइन बनाई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इंसुलेटर की कैटेगरी में। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, और अगर ओवरलैप्ड है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कंडक्टर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि जितना ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा उतना अच्छा वो इंसुलेटर होगा, और जितना कम फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा, जीरो होगा, ओवरलैप्ड होंगे, तो उतना अच्छा वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, जितना ईजी ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। क्लियर? एनर्जी गैप की, फॉरबिडन एनर्जी गैप की, तो डायमंड एक अच्छा इंसुलेटर होता है, और उसके लिए जो ये एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी, डायमंड के लिए आपको याद रखना वो होता है अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए 2 सेमीकंडक्टर्स बेसिकली पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे सिलिकॉन, दूसरा पढ़ेंगे हम जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए जो ईजी की वैल्यू है
वो आपको मिलती है अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो Eg की वैल्यू है वो आपको अराउंड मिलती है 0.7 या फिर 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, वो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में, और अगर वो ओवरलैप्ड है यानी एनर्जी गैप कितना है यहाँ पे 0, कोई एनर्जी गैप नहीं है, ये बैलेंस बैंड और ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंडक्टर। क्लियर? Semiconductors. Classification of materials based on energy band theory. To understand the behavior of solids, we need to know about the 3 energy bands, namely valence band, conduction band, and forbidden band, or forbidden energy gap. Displayed here is the energy band diagram of a conductor, insulator, and a semiconductor. To know more, click on each energy band diagram. A conductor is a substance which has a large number of free electrons. When potential difference is applied across a conductor, the free electrons move from negative terminal to positive terminal of the supply, constituting electric current. Conductors allow the flow of electric current through them. For example, copper, aluminium, brass, nichrome, and all metals are conductors. In fact, in metals like copper and aluminium, the valence band and the conduction band overlap in such a way that there is no forbidden gap. Thus, a slight potential difference across a conductor results in the movement of free electrons. Insulator is a substance that does not allow the flow of electric current through it. In terms of energy band, the valence band is full while the conduction band is empty, and moreover, the energy gap between the valence and conduction bands is very large, as shown in the figure. As a result of this, high electric field is needed to push valence electrons into the conduction band, and electrical conductivity of such materials is extremely small and can be regarded negligible under normal conditions. Diamond, wood, glass, paper, etc. are insulators. Semiconductor is a substance whose electrical conductivity lies between that of conductors and insulators. According to the energy band theory, the valence band is almost filled and conduction band is almost empty, but the energy gap between valence and conduction bands is very small as shown in the figure. Therefore, a small potential is enough to push the electrons from the valence band to the conduction band. At low temperatures, semiconductor behaves as an insulator because of empty conduction band and full valence band. Semiconductors are the elements of the periodic table that exhibit high conductivity at high temperatures and nearly zero conductivity at low temperatures. Silicon and germanium are the 2 important semiconductors.